पिछली वीडियो में हमने 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से इतिहास तथा कला और संस्कृति के कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम 66वीं बीपीएससी परीक्षा से ही इतिहास तथा कला और संस्कृति के कुछ प्रश्न लेंगे और देखेंगे कि वे किस किस खंड से संबंधित है तथा उन्हें किस प्रकार से हल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। लेकिन उन प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। सबसे पहले उस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। दरअसल संस्कृति आईएएस ने आप सभी लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का फैसला किया है, जहां आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों ही कक्षाएं दी जाएंगी। हालांकि यह कोर्स हाइब्रिड मोड पे दिया जाएगा, यानी कि अगर आप दिल्ली आने में समर्थ हैं तो अच्छी बात है, आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। लेकिन अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यह जो कोर्स है, यह कोर्स 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है, तो इसीलिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जल्द से जल्द और अपनी सीट यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। और आप सभी ये बात जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक श्रेष्ठ है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पहला प्रश्न किस खंड से संबंधित है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो देखिए, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ बीपीएससी के बारे में कि एक्चुअल में ना जो बीपीएससी कमीशन है, ये कमीशन थोड़ा सा अभी रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी से जूझ रहा है। अभी इनके पास में ना अच्छे संसाधन नहीं है। एक्चुअल में ये देखिए स्थिति क्या है, चंपारण में इंडिगो। अब इंडिगो का हिंदी में लिखने का क्या ही अर्थ था, ये यहाँ पर लिख सकते थे सीधा सीधा कि नील की बात कर रहे हैं हम। तो नील की जो खेती थी या जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन सब की बात चल रही है। अभी पिछला वीडियो जो मैंने आपके साथ किया था उसमें भी नील दर्पण की इसने बात की थी। तो खंड तो मतलब दिख रहा है कि साफ साफ कि लगभग वहीं घूम रहे हैं और गिने चुने खंड से ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लगभग आयोग कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स के आसपास घूम रहा है और बार बार वहीं से ही प्रश्न पूछ रहा है। वहाँ भी इसने इस प्रकार की गलती की थी और इंडिगो लिखा था, एक्चुअल में यहाँ पे नील लिखा जाना चाहिए। तो चंपारण का सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा प्रयोग था, ठीक है, और इसी से ही शुरुआत मानी जाती है इनके सत्याग्रह के प्रयोगों की। तो कहाँ हुआ था, यह बिहार में हुआ था, चंपारण में। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, आपको नहीं पता यदि कि इन चारों में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसने किसानों की दशा की ओर महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित किया था, तो फिर तो क्या ही किया जाए, फिर क्या ही हो सकता है उस स्थिति में। क्योंकि देखिए, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है एनसीईआरटी में 11th या 12th की एक चैप्टर है, ठीक है, इंग्लिश में है चैप्टर वो। एक्चुअल में इंग्लिश में बाकायदा पूरी की पूरी कहानी है और उस व्यक्ति का भी उल्लेख है जिसने महात्मा गांधी को बिहार चंपारण बुलाया था। तो कौन है वो व्यक्ति? एक्चुअल में वह व्यक्ति राजकुमार शुक्ल है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर साथ साथ कि एक्चुअल में इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था 68th बीपीएससी में भी। मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है, वहाँ भी बताया था कि चंपारण वाला एक क्वेश्चन था और देखिए यहाँ भी चंपारण वाला ही क्वेश्चन है। तो रेगुलरली आयोग वहीं घूम रहा है, बार बार उन्हीं टॉपिक्स के आसपास घूम रहा है और बार बार वही प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है, बट रूप बदल जा रहा है। कभी पूछता है कि कब आए थे, कब सत्याग्रह हुआ था, कभी पूछते हैं कि ध्यान किसने आकर्षित किया था, कभी पूछते हैं कि किसने इस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाई थी। पिछला जो प्रश्न था वो यही था, ठीक है। तो आज इन्होंने पूछा कि किसने ध्यान आकर्षित किया था, तो यह कार्य राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल एक्चुअल में 1960 में लखनऊ में उपस्थित थे जब महात्मा गांधी ने अपनी पहली उपस्थिति दिखाई थी। तो उस समय इन्होंने देखा, जाना, समझा था महात्मा गांधी को, जिसके बाद से फिर इनके तरफ इनका आकर्षण बढ़ा और इन्होंने यहाँ पर किसानों की दशा को सुधारने के लिए बुलाया था। ठीक, इससे संबंधित एक एक्सप्लेनेशन है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब हमारे दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया कि प्राचीन महाजनपद मगध। भाई, मगध प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण महाजनपद था और राजनीति ना बहुत घूमी थी इसके आसपास। एक लंबे समय तक ये राजनीति का केंद्र बना हुआ था। तो वहीं से संबंधित प्रश्न है कि भाई इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो जब इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजनीति का केंद्र बना हुआ था प्राचीन काल में, सभी शासक मगध की गद्दी के लिए लड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपको यह तो पता होना चाहिए था कि इसकी राजधानी कौन सी है। अब यहाँ पर 4 राजधानियां दी गई हैं, पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा और अंग। सबको पता है कि इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और मैं इतना बता रहा हूँ कि जितने भी लोग गए होंगे ना, मोस्ट ऑफ द पर्सन ने यही क्वेश्चन को मार्क किया होगा, इसी ऑप्शन पे इन्होंने टिक किया होगा। अब स्थिति देखने वाली ये है कि एक्चुअल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी तो, बट यह इसकी प्रथम राजधानी नहीं थी। बट जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो बार बार मगध के संदर्भ में पाटलिपुत्र का उल्लेख होता है, तो इसीलिए इसी को ही देख के लगता है कि यही सही आंसर है। और
मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ने ए ही मार्क किया होगा, बिल्कुल मैं इसके लिए श्योर हूँ। बट एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो मगध था इसकी राजधानी को बदला गया। इसकी 3 अलग अलग राजधानी हुई। जो इसकी पहली राजधानी थी वह राजधानी हुआ करती थी जिसको हम लोग राजगीर या गिरिवज्र के रूप में जानते थे, है ना। उसके बारे में माना जाता है कि पहाड़ों से घिरी हुई राजधानी थी और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर थी अपने आप में। तो पहली राजधानी वही थी। तो राजगिरी नहीं लिखा हुआ, ना ही गिरिवज्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर है वह बन जाता है ई, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वह तो यहाँ पर है ही नहीं। बट इसके बाद क्या हुआ कि पहली राजधानी तो राजगिरी या गिरिवज्र रही। उसके बाद में दूसरी राजधानी का जो पद प्राप्त है वह प्राप्त है पाटलिपुत्र को, और तीसरी राजधानी यहाँ पर बनी थी वैशाली। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या पता अब आगे आपसे दूसरी राजधानी या तीसरी राजधानी पूछ ली जाए, या फिर यह पूछ ले कि भाई पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी, तो बता दीजिएगा सरलता से। ठीक है, तो हमारा ई आंसर सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए, इसका एक एक्सप्लेनेशन आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है, तो पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं स्वामी सहजानंद के प्रश्न की तरफ। यहाँ कहा गया है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि ये थे कौन। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने बिहार में जनजातीय आंदोलन किया था। तो स्वामी सहजानंद नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कोई पूजा पाठ वाला व्यक्ति होगा अच्छा खासा, तो हमें लगता नहीं कि ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसके अलावा मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है और जातीय आंदोलन है। आप स्वामी सहजानंद हैं, आपने अच्छे कार्य किए, धर्म सुधार के बहुत सारे कार्य किए और धार्मिक शिक्षा दी, लेकिन आप धार्मिक सुधार होने के साथ साथ एक किसान भी थे। तो इसीलिए इन्होंने बिहार में किसानों का मार्गदर्शन किया था और उनको राह दिखाई थी सत्याग्रह के दौरान, और इन्होंने लीड किया था किसानों को बिहार के अंदर। तो इसीलिए जो इसका सही ऑप्शन है वह सी बनता है। बिहार में ही किसान आंदोलन को इन्होंने लीड किया था, किसानों को दिशा दिखाई थी। ठीक है, तो कहीं और नहीं भटकना। स्वामी सहजानंद को अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको पहला उल्लेख इनके बारे में मिलेगा कि एक्चुअल में यह एक किसान थे, कृषि किया करते थे। फिर इनका आध्यात्म की ओर अधिक झुकाव था, तो उस तरफ भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आंसर समझ गए आप सभी लोग। तो सिंपल सा प्रश्न है, बट जितने लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे तो स्वामी सहजानंद इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत, और फिर शख्सियत जो है वह हमारी बिहार से संबंधित है, और एग्ज़ाम भी हमारा बिहार का ही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अच्छे अध्ययन की आवश्यकता है बिहार से संबंधित प्रत्येक विषय पर। ठीक है, तो वही यहाँ पर इसका एक एक्सप्लेनेशन आप लोग के सामने है। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना वो महात्मा गांधी से संबंधित है, बट कहाँ इन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रोहतक। एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा सत्याग्रह किस किस वर्ष हुआ था। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह की हम बात करें तो इसका वर्ष है 1917। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो इसका वर्ष है 1918। अहमदाबाद सत्याग्रह का वर्ष भी 1918 ही है। रॉल्ट एक्ट जो हुआ था यह 1919 में लागू हुआ था, जिसका जलवायु वाला भाग घटना हम लोगों ने देखी भी थी। ठीक है, बात सभी लोग को समझ गए। अब इस हिसाब से अगर हम समझते हैं तो चंपारण का जो सत्याग्रह था वहाँ महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया होगा, ऐसा लगता है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा सा अब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, थोड़ी समस्या खड़ी हुई थी इस प्रश्न को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं वह यह मानते हैं कि चंपारण में जिस समय उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन लीड किया था, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना कि वहाँ पर किसान जो थे वह अंग्रेज़ों से परेशान थे क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो चंपारण में ही माना जाता है कि पहली बार इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। बट बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि पहला सत्याग्रह जो था वह इनका चंपारण में था, बट वहाँ सविनय अवज्ञा जैसा कुछ नहीं था। असहयोग जैसा था, असहयोग के प्रति रुचि दिखाई थी, लेकिन सविनय अवज्ञा नहीं था वहाँ पर। बट एक्चुअल में सविनय अवज्ञा की स्थिति भी वहाँ देखी गई थी। बट फिर भी क्या हुआ है कि अनेक लोग अलग अलग मानते हैं कि चंपारण वाले में नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि खेड़ा में हुई थी, बट वहीं बहुत सारे लोग मानते हैं कि चंपारण में हुआ था। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको लेकर के स्पष्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम आयोग के साथ चलते हैं तो आयोग यह मानता है कि भाई बी खेड़ा में ही इन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया भी था। क्लियर है बात, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल जिस समय मैं इस प्रश्न को देख रहा था तो मेरे को भी ये देख करके फील हुआ कि एक्चुअल में यह कैसे ही संभव है, क्योंकि महात्मा गांधी जहाँ भी आंदोलन करते थे वहाँ सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, अहिंसा, असहयोग, इन सभी उपकरणों को अपनाते ज़रूर थे। तो पहली उपस्थिति, पहला आंदोलन, तो इसके हिसाब से जानना तो यही चाहिए, बट थोड़ी समस्या है।
ठीक है, बाकी जो मामला था वह मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से यह सब हुआ ही था। और वर्ष इनके याद रखिएगा, यदि आप लोग को वर्ष का भी अंदाज़ा है तो आप प्रश्न ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मामला। ठीक है, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है आप लोग की स्क्रीन पर। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से। तो 4 यहाँ पर जो स्थान है हड़प्पा शहरों के दिए हुए हैं, एक कालीबंगन है, एक धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा ना बारीक है, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में आगे पूछा हुआ है फैक्ट इन लोगों ने। तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना होगा कि किस किस क्षेत्र से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, ठीक से याद है और आप अश्योर हैं कि ठीक है। देखिए जब क्या होता है कि हमारे सामने जैसे कि 4 ऑप्शन हैं, अगर हमें चारों ही नहीं पता तो एक्चुअल में हमारे प्रश्न के उत्तर के सही होने की संभावना मात्र और मात्र 25% होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को ना बेवजह जूझना नहीं चाहिए अपने विकल्पों के साथ में, क्योंकि नहीं पता। हम स्वीकार लेंगे ना यदि अपने आप के लिए ये बात कि हम इस प्रश्न के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, तो हम ना जो आने वाले समय में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है उससे बच जाएंगे। ठीक है, बट 25% संभावना है तो मुझे नहीं लगता कि हल करना ज़रूरी है। यदि आप इसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं और 3 ऑप्शन बचते हैं तो आपके प्रश्न के सही होने की संभावना 33% हो जाती है। यदि आप 2 एलिमिनेट कर देते हो तो आप 50% के रेशो पे आ जाते हैं कि 50% संभावना है कि सही होगा और 50% संभावना है कि गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 रह गए। अब एक सही है एक गलत है तो आधी आधी संभावना रह गई दोनों जगह पे। यदि आप 50% तक पहुंच जाते हैं तो क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। यदि इसके अलावा 25% पे है तो बच के निकल जाइए बगल से, स्वीकार करते हुए कि अभी याद नहीं है, बट अगली बार परीक्षा में यदि बैठने का मौका मिला, इस बार सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, अगली बार मौका मिला तो डेफिनेटली मैं सब कुछ समझ के जान के आऊँगा। ठीक है, 33% पे भी थोड़ा बहुत आश्वस्त हैं अगर आप तो खेल सकते हैं प्रश्न से। क्लियर है बात इतनी? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह एक्चुअल में कालीबंगा है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो खुदाई हुई तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर भूमि को जोता जाता था, कृषि की जाती थी। तो इस प्रकार से यह हमारा सही आंसर हो जाता है ए। ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है छठा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, जल्दबाजी में लगाएंगे तो कहीं और पहुंच जाएंगे, बट थोड़ा सा प्रश्न को समझने वाली बात है। कह रहा है कि त्रिरत्न, 3 रत्नों की बात की है। अब एक्चुअल में जो 3 रत्न वाला कॉन्सेप्ट है ये 2 धर्मों में देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है, दोनों में 3-3 रत्न हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ऑटो एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि अब हमारे उत्तर के सही होने की संभावना यहाँ पर 50% है। तो ऐसी स्थिति में तो प्रश्न का उत्तर ज़रूर हल करना है, ज़रूर लगाना है कुछ ना कुछ, क्योंकि अब संभावना की बड़ी हुई है, एक गलत है एक सही है, पूरी तरह से नहीं भी हो मालूम पर हो सकता है कि सही हो ही जाए। ठीक है, तो ऐसे ज़रूर खेलना है। ऐसा भी नहीं है कि अब नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो आधे साल पेपर छोड़ा हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा बिहार में अटैम्प्ट करने का इस परीक्षा को, और बेवजह किराया भाड़ा खर्च करेंगे, आने जाने में परेशान होंगे तो अलग। तो एक अच्छा खासा अमाउंट प्रश्नों का हल करना है ताकि संभावना लगे कि हाँ सिलेक्शन हो रहा है, आपकी बार प्री क्वालिफाई आप कर रहे हैं और मेंस लिखने जा रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमारे पास रह गया। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए स्थिति समझिए कि एक्चुअल में बौद्ध धर्म में जो रत्न माने जाते हैं वो इसके ग्रंथ हैं, जबकि जैन धर्म में जो माने जाते हैं जो दिए गए हैं वह इसके सिद्धांत हैं। और सिद्धांतों में एक्चुअल में जो शामिल है वह है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। हालांकि शायद यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन की गड़बड़ हुई है या कुछ और स्थिति यहाँ बनी है, जिस वजह से जो इसका यहाँ पे इन्होंने विकल्प दिया है, जो लिख के दिया है यहाँ पे, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, तो मैच नहीं कर रहा पूरी तरह से। बट एक्चुअल में इसका जो सही आंसर है वह सी है, क्योंकि जैन धर्म से ही संबंधित है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आचरण को इन लोगों ने मान लिया है क्रिया, ठीक है, दर्शन को इन लोगों ने मान लिया है भाई आस्था, और सम्यक ज्ञान के लिए सटीक ज्ञान यह यूज कर रहे हैं। तो सही आंसर हम लोग का है सी, जैन धर्म। तो पोर्शन पढ़ते हो समझना भी है, थोड़ा समय देना है, ऐसा भी नहीं कि बस तुरंत पढ़े और तुरंत आंसर लगा दिया, नहीं, थोड़ा सा वेट करना है उस जगह पे, देखना है कि प्रश्न का डायमेंशन क्या है, किधर से पूछा गया, तब आप आंसर लगाएंगे तो संभावना अधिक है कि सब सही हो जाएगा ये। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कोई और सेक्टर जो है वह वीक हो आपके लिए, बट हिस्ट्री आपका अच्छा हो सकता है तो आप थोड़े इजी रहेंगे इसमें, बट कहीं और से आपको यह भी देखना है कि सब जगह से एक तुलनात्मक अध्ययन में आप अच्छा प्रदर्शन करें। क्लियर है बात? इसके साथ ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये आप लोग की स्क्रीन पर है, ठीक है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि हम लोग चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अब देखिए एक्चुअल में एक बौद्ध संगीति का प्रश्न जो था ना, यह ऑलरेडी 67th बीपीएससी में पूछा गया था, और 67th बीपीएससी में एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वह यह था कि पहली बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी। और उस समय आपको जब मैंने वीडियो दिखाया था, पढ़ाया था, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अलग अलग समय पर आयोग इसको
इसको अलग अलग रूपों में पूछेगा। कभी आपसे पूछेगा कि इसका स्थान क्या था, कभी आपसे पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थे, कभी आपसे यह भी पूछेगा कि इसमें किसके काल में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चारों के चारों बौद्ध संगीतों के बारे में ये बात आपको पता होगी तो आप सभी प्रश्न इसके हल कर पाएंगे। अब जैसे कि चौथी बौद्ध संगीत आपसे इतना पूछ लिया कि आयोजित तो कश्मीर में हुई थी, ठीक है, तो उसने बताया कि स्थान क्या था। अब स्थान जब इसने आपको बता दिया तो इस समय बस इतना पूछा है कि कश्मीर में आयोजित होने वाली बौद्ध संगीति किससे संबंधित है। इन चारों में से अशोक है, अजातशत्रु है, कनिष्क है और कालाशोक है। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इनका कालक्रम याद कर सकते हैं कि पहले कौन रहा, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, यदि आप इतना याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इन सभी के काल भूल गए तो आपको यह याद रखना पड़ेगा फिर कि किसके काल में कौन सा था। किसी का तो याद रखिए, एटलीस्ट अशोक का याद कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक था। अगर इसका याद रहेगा तो आप एक से हम तो परिचित रहेंगे ही पूरी तरह से। ठीक है, कनिष्क भी खास व्यक्ति है तो इसको भी आप याद कर सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा अजातशत्रु और कालाशोक भी है हमारे पास में। ठीक है, तो हर एक के काल में अलग अलग जगह पे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जैसे कि अगर हम बात करें चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर में आयोजित हुई थी ना, वो एक्चुअल में कनिष्क के काल में ही आयोजित हुई थी। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था ये। तो कुषाण वंश की अगर हम स्थिति देखें तो अशोक और अजातशत्रु के बाद ही आती है, कालाशोक के भी बाद में आती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को मैंने 68 पढ़ते समय दिखाया था कि यही है पूरा का पूरा मामला हम लोग का। 4 स्थान हमारे पास में से कि राजगिरी वाली जो बौद्ध संगीति थी है अजातशत्रु पहली ही इन्होंने लीड करी थी और दूसरी कालाशोक ने संभाली। तो उसके बाद में सिर्फ अशोक और कनिष्क बचे थे। तो आप इसको याद कर सकते हैं ठीक इस प्रकार से, अजात, काल, अशोक और फिर कनिष्क। क्लियर है इतनी बात। और इनके संबंधित स्थान राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कुंडलवन एक्चुअल में जम्मू और कश्मीर में एक स्थान है, तो इसीलिए यही पर से हमारा प्रश्न बना भी है। तो इनके अध्यक्ष भी याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता कि अब की बार आप लोगों से 69 बीपीएससी में ही है अध्यक्ष पूछे कि बताइए आप इस वाली बहुत संगीति में अध्यक्षता किसने की थी। क्लियर है बात। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं लेना चाहें तो, हालांकि फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए जी, हमारे जो दर्शन हैं यह 6 हैं, इसलिए इनको षड दर्शन के रूप में जाना जाता है। बट एक्चुअल में क्या है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया से अच्छे से इनको समझते हैं, पढ़ते हैं और इसकी सभी विशेषताओं को जानते हैं, तो थोड़ा बारीक सा प्रश्न हो जाता है ये। बट यह जो खास बात है ना अपने आप में, यह है आपको सब जगह नहीं मिलेगी, तो इसके आधार पे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और एक्चुअल में जो इनके नाम है ना, वो नाम भी बताते हैं कि कौन सा दर्शन किस बारे में है, किस विषय के बारे में है। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर 4 दर्शन दिए हुए हैं, एक है योग, एक है न्याय, एक है सांख्य और एक वैशेषिक। अब चारों अपने अपने आप में खास है, चारों के अलग अलग राइटर हैं, बट इसका जो आंसर है जिसमें परमाणु सिद्धांत की बात की गई है, यह बात हुई है वैशेषिक के अंदर। क्लियर है बात सभी लोगों को। तो याद रखना है सबके बारे में अलग अलग 6 दर्शन याद कीजिएगा। जैसे कि अभी की बार मैं बात करूं तो अब की बार जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई है ना 2023 वाली, वहाँ पे यह इसी प्रकार से 4 दर्शन पूछे गए और यह पूछा कि 4 दर्शन में कौन सा सही मिला है या सही नहीं मिला है, एक तरह का प्रश्न था। तो इनके जो लेखक थे, जो रचयिता थे इनके, उनके बारे में भी इनके साथ साथ पूछा गया था। तो एक्चुअल में जो यह सभी दर्शन हैं उन सभी दर्शनों में शामिल है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसके साथ ही इनके जो लेखक है, प्रणेता हैं, उनमें शामिल है कपिल, पतंजलि, गौतम, कण्व, जैमिनी, बादरायण या वेद व्यास इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इन 6 के बारे में, इन 6 जो प्रतिपादक है याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है आने वाले समय में। क्लियर है बात सभी? क्वेश्चन समझ गए ये वाला? तो बहुत अधिक डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग यदि समझते हैं, जानते हैं कुछ कुछ इनके बारे में तो भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। क्लियर है बात सारी आप लोग को? तो 9वां प्रश्न हमारे सामने सीधा सीधा पूछ रहा है कि दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, तो कौन सा था वह व्यक्ति, सिर्फ इसकी बात करनी है। मैं आपको इतना बताऊं कि जिस समय आप लोगों ने पढ़ी होगी ना दिल्ली सल्तनत, तो आपको पहली बार में ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा कि कौन था वह व्यक्ति। तो कौन था? अब मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वह इल्तुतमिश को तो साइड पहले ही कर देंगे, कहेंगे कि यह तो नहीं हो सकता, यह ऐसा व्यक्ति नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा अपने आप में कट्टर था, तो संभावनाएं हैं कि यह आंसर होगा। बलबन भी कुछ ऐसा ही व्यक्ति था, तो इसकी भी संभावना है। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रकार से अभागा आदर्शवादी, तो उसको भी हम लोग बाहर कर देते हैं। अब 2 विकल्प बच रहे हैं, तो संभावना फिर एक बार हमारी आ गई है 50% पे। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो देखिए जो सही आंसर है इसका वह है बलबन।
बलबन ही यूज़ करता था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, बाद में बिस्मार्क ने भी करी, बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई इसके बाद में। बलबन की जो स्थिति थी वह स्थिति यह हुआ करती थी कि यह कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता था जिस समय यह अपनी गद्दी पे स्थापित हुआ था। तो इसीलिए जो क्रेडिट जाता है वह इसी को जाता है, और इसके साथ ही हमारा जो आंसर है वह बी सही हो जाता है। और आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं ना, वहाँ किताब में आपको यह उल्लेख जरूर मिलेगा कि बलबन ने ही दिल्ली सल्तनत में रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। क्लियर है बात सारी की सारी सभी लोग को? तो इसी से संबंधित एक्सप्लेनेशन आप लोग की स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शासनकाल था जिसमें स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था दी गई थी, यानी कि ग्रामीण स्तरों पे भी स्वयं वह लोग शासन चलाते थे और अपने निर्णय लेते थे और कार्य करते थे। तो थोड़ा सा डेप्थ वाला प्रश्न है ये अपने आप में। फैक्ट तो है ही है, फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे के सारे। अब आंसर क्या हो सकता है, देखिए, चालुक्य, चोल, सोलंकी और परमार। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह चोला है। चोल शासक जो हुआ करते थे वह इसलिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे कि इन्होंने स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया था, और इनके पास अच्छी नौसेना थी अपनी, और इनका साम्राज्य भी काफ़ी अच्छी तरह से फला फूला हुआ था क्योंकि इसके शासक बहुत अधिक योग्य थे। क्लियर है बात सभी को? तो बी ही इसका सही आंसर है। अगर आपसे दोबारा पूछा जाता है यह प्रश्न तो आप दोबारा अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और हम लोग अमूमन देखते हैं कि जो हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं तो बहुत अधिक प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी होते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी सब लोग को? तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। 10 और प्रश्नों पे आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। फैक्ट्स हैं, बहुत अधिक प्रश्न तो देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सरल सरल हैं, बट कुछ प्रश्नों में आकर थोड़ी सी दुविधा हो रही है, थोड़ी परेशानी होती है। बट अटैम्प्ट अच्छे से कीजिएगा और अब की बार बढ़िया से पहले ही रिवीजन करते हो जाइएगा। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न जितने भी आप देख सकें, वैसे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितना अधिक आप लोग से प्रश्नों को रूबरू करा पाए। बाकी फिर भी आप भी पढ़ रहे हैं लगातार, तो जितने प्रश्नों को हल कर पाएंगे आपके लिए लाभ का विषय होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे समझेंगे इसी प्रकार से। थैंक यू सो मच।